नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, मरणी वणक्कम। आप सभी का ऑल न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए फॉर्मर मेजर जनरल सुधाकर सर सुधाकर जी। और आज का मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट मैं सर को उस चीज़ का क्रेडिट देना चाहूँगी। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पहली डेवलपमेंट, एंटनी ब्लिंकन पहुँचे हुए हैं चाइना। और ऐसा लग रहा है कि अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू यूएस इस वक्त चाइना को बहुत बुरी तरीके से क्या बोलते हैं थप्पड़ मारने की तैयारी हो रही है। दूसरा, श्रीलंका में ऐसा हुआ जो हमने सोचा नहीं था। पैसा लगाया चाइना ने, पर मजा कहीं और चला गया। आई वुड से लाइक दैट कि ऐसी कहानी हुई है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। आफ्टर ऑल ये हुआ क्या? एंड हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, पर हमारे यहाँ ना भेजकर एंटनी ब्लिंकन को चाइना क्यों भेज दिया और शी जिनपिंग को डांट क्यों लगा रहे हैं? अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी। थैंक यू गायत्री, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और हमारे व्यूअर्स को तहे दिल से बधाई और धन्यवाद। और आपके चैनल को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आपने काबिल समझा और इनवाइट किया। जहां तक आपकी सवाल है, सबसे पहले मैं जो मुद्दा है भारत का, जो इलेक्शन कैसे जुड़ा हुआ है, उसके बाद ब्लिंकन साहब का विजिट चाइना, उसके बाद श्रीलंका, इसी तरतीब में मैं इसको व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। अभी आज के दिन में भारत में सेकेंड फेज इलेक्शन स्टार्ट हो चुकी है। पहला फेज हो गया है ना। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इलेक्शन है भारत के इतिहास में। 75 साल का गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली सेलिब्रेट करने के बाद ये जो समय आया है, अगर इसमें 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा प्रेजेंट डिस्पेंसेशन बैक टू पावर आ जाता है, एक कंटिन्यूटी के वजह से हिंदुस्तान जिस रफ्तार से तरक्की कर रही है, और हो सकता है उसका आने वाले समय में उससे तेजी से वो तरक्की करेगी, ये मेरा विचार है। और नरेंद्र मोदी साहब का इसमें पावर में रहना निहाती निहाती मैं कह रहा हूं जरूरी है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए। मैं इसीलिए जोर दे के कह रहा हूं, आज के दिन में विश्व में जब सारे देश पोलराइज हो रखे हैं, जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस बढ़ती जा रही है, मिलिटराइजेशन बढ़ती जा रही है, वायलेंस ऑफ सेंट्रल यूरोप से लेके वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया से लेके रेड सी से लेके इंडियन ओशन, और उसके बाद इंडो पैसिफिक की तरह ये फैलते जा रहा है। ऐसे हालत में आज के दिन में बिना सवाल पूछे, बिना कोई शक या सवाल, हिंदुस्तान का नाम खड़ा होता है, जो कि एक क्रेडिबल और रिलायबल नेशन स्टेट है। ना केवल ग्लोबल साउथ बल्कि पश्चिम और पूर्व को जोड़ सकता है, और उत्तर और दक्षिण को साथ में लेके आगे की तरफ जा सकता है, कॉमन चैलेंजेस या इंडिविजुअल चैलेंजेस हो। तो इसलिए मैं नरेंद्र मोदी साहब का और उनकी जो पार्टी की जो इलेक्शन का सेकेंड फेज अभी चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, अभी चलते हैं ब्लिंकन साहब के विजिट, ऐसा समय में चाइना विजिट करना, जरूर एक सवाल आता है। आम आदमी जो व्यूअर्स है वो सोचेगा, क्या इसमें कुछ जुड़ा हुआ है, जियो पॉलिटिक्स हो, जियो इकोनॉमिक्स या जियो सिक्योरिटी? ये अंतरराष्ट्रीय की जो रिलेशनशिप, ऐसा एक सब्जेक्ट होता है, कोई आप अंदाज लगा नहीं सकते हैं, और एक बिंदु को लेके आप कोई एनालाइज नहीं कर सकते, बहुत सारे बिंदु उसको जोड़ना पड़ता है। तो जब आप जोड़ते हैं, हो सकता है कि एक आधा बिंदु कहीं पीछे छुपा हुआ है, कहीं टैसिटली वो इंडिकेट करने जाएंगे, शायद बोलने के लिए यही कि भाई देखते रहना, नरेंद्र मोदी साहब का आ रहे हैं अभी पावर में, इलेक्शन चल रही है, आना निहाती जरूरी है, सिर्फ साउथ एशिया के लिए नहीं, एशिया के लिए नहीं, बल्कि पूरा विश्व के लिए हमें मिलजुल के रहना। यह साथ मैसेज के साथ कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, अंतरराष्ट्रीय का जो स्टडी है, ब्लिंकन साहब का चाइना में लैंड करने से पहले, चंद एक घंटों पहले, एक बिल पास हुआ है कांग्रेस में, यूएस में, जिसमें $8 बिलियन चाइना को कंटेन करने के लिए एलोकेट किया गया है। $61 बिलियन दिया गया है किसको? यूक्रेन लड़ाई के लिए। इसी तरह कोई सारे बिलियन और सारी चीजों के लिए। मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूं कि एक ही लाइन पगडंडी को पकड़ के अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो शायद पूरा विश्व को, विषय को हम अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो ये मट एंड जेफ चलते रहता है, ये चलते रहेंगे कॉन्ट्रडिक्शन। साथ ही वो गए हैं पीस टॉक के लिए ना, पीस टॉक के पीछे क्या मुद्दे हैं, ये हमारे व्यूअर्स को समझना निहाती आवश्यक है। वो मुद्दे मेरे विचार के मुताबिक, आज के दिन में यूएस एक सुपर पावर है, उसके सामने सबसे बड़ा चुनौती जो यूक्रेन लड़ाई है। यूक्रेन लड़ाई इतने सारे सपोर्ट के बावजूद, कोई सारे $1 बिलियन सपोर्ट देने के बावजूद, यूक्रेन अभी जीत नहीं पा रहा है। रशिया की जीत इसके फेवर में चलती जा रही है। तो कैसा, क्या है कारण? कारण, अहम कारण जो मेरे नॉलेज के मुताबिक आ रहा है, वो है कि चाइना
कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली सप्लाई और सपोर्ट करते जा रहा है रशिया को। किस किस्म की सपोर्ट करते जा रहे हैं? एक नाइट्रोसेलुलोज एक केमिकल है जिसके बिना आप एमुनिशन नहीं बना सकते हैं, आर्टिलरी शेल नहीं बना सकते हैं, रॉकेट प्रोपेलेंट नहीं बना सकते हैं। आज के दिन में रशिया की अगर जीत यूक्रेन के खिलाफ हो रही है तो ये सारे चीजों को बहुत मात्रा में अवेलेबल होने के कारण से हो रहा है। यूक्रेन को यही चीजों की कमी की वजह से ये आगे रशिया के खिलाफ ऑफेंसिव नहीं चला पा रहे। दूसरी बात क्या है कि नवंबर के महीने में बाइडेन साहब और जिन जिनपिंग साहब का सैन फ्रांसिस्को में जब मीटिंग हुई थी पिछले साल नवंबर के महीने में, इसके बाद उन्होंने एक पॉइंट को हाईलाइट किया था कि मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना, जो टूट गया था कोई कारण की वजह से पहले, उसको एस्टैब्लिश करना निहायत आवश्यक है, नहीं तो मिस कैलकुलेशन का बहुत डेंजर है। क्योंकि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है, हाइपोसोनिक मिसाइल्स है, एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी है और बहुत नुकसान एक दूसरे के खिलाफ वो पहुंचा सकते हैं। आपके माइंड सबको मैं ले जाना चाहता हूं, जो बलून नॉर्थ ये अमेरिका के ऊपर की तरफ जब दिखा था फरवरी के महीने में, उन्होंने शूट करके उसको डाउन किए थे। तो इसके इसी समय ब्लिंकन साहब को जाना था, उनका विजिट कैंसिल हो गया था। अभी वो आए हैं तीसरा चीज के साथ। दो चीजें मैंने कवर कर दिया, तीसरा चीज ये है कि जो ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ चाइना, आप डियाओ आइलैंड जापान के साथ बात करिए या ईस्ट चाइना सी की तरह या ताइवान स्ट्रेट के बारे में या साउथ चाइना सी, यहाँ पे टर्बुलेंस बहुत भयानक बढ़ती जा रही है। काफी वायलेंट एक्टिविटी शुरू होने लगे हैं। फिलीपींस और चाइना के जो वेसल्स हैं, कोस्ट गार्ड के वेसल्स, आपस में उनका टकराव होती जा रही है, दिन से दिन बढ़ती जा रही है। ये जो कंप्लीट ईस्टर्न बाउंड्री है चाइना के, आप उसको मान के चलिए चाइना का कोस्ट लाइन जो 14,000 किलोमीटर है और वहां से कोई किलोमीटर दूरी पे फर्स्ट चेन आइलैंड है, जो आप जापान से लेके नीचे तक जाता है ब्रुनेई तक। ये जो फर्स्ट ताइवान भी आता है फर्स्ट चेन आइलैंड के ऊपर, इसके ऊपर अमेरिका ने जो डिफेंसिव एक्शन या डिप्लॉयमेंट अख्तियार कर रखा है, ये चाइना को इस लाइन को पार करके इसका नेवल रिसोर्सेस बाहर की तरफ जाने नहीं देता है। ये तो इसके वजह से ये जो टकराव हो रही है, एक चाइना और दूसरा है अमेरिका एंड एलाइड पावर्स, ये टकराव को जो तनाव बढ़ा रहा है, इसको कम करने की प्रयास में ये मेरे विचार के मुताबिक ये मुद्दा लेके आए हैं। लेकिन साथ ही जो पॉइंट आपने रेज किया है कि एक तरफ ये थप्पड़ मारने आए हैं, दूसरे तरफ कुछ मांगने भी आए हैं। मांगने का क्या है, आज के दिन में चाइना का जो एलिगेशन है अमेरिका के खिलाफ, यह हर किस्म की कंटेनमेंट की प्रयास कर रहे हैं। इकोनॉमी, कॉमर्स, मिलिट्री, सिक्योरिटी, कोई भी पहलू लेते हैं, उनका सिर्फ एक कंप्लेंट है, अगर आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बन सकते हो तो दोनों देश के बीच में समझौता नहीं हो पाएगा। अभी आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो आपने श्रीलंका के बारे में बताया। बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि भारत की दक्षिण में एक आइलैंड नेशन स्टेट है श्रीलंका। मैं खुद ही डील कर रहा था जब सर्विस में था, हम्बनटोटा मैं खुद गया हूं। हम्बनटोटा से करीब 18 से 20 किलोमीटर दूरी पे एक एयरपोर्ट है, जिस एयरपोर्ट को इन्होंने चाइना ने बिल्ड किया था। ये 2011 तक 2007 और 11 के बीच में ये तैयार हो गया था। जब तैयार हो गया, देखा कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक ही नहीं है, ये जीरो पैसेंजर एक एयरपोर्ट है, यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा है। तो देखते गए धीरे धीरे उनका जब रेवेन्यू, जब इनफ्लो और आउटफ्लो को बैलेंस करने लगे, पता चला कि इनफ्लो तो बिल्कुल ही नहीं है, तो लॉस मेकिंग एक आउटफिट बना दिया। और साथ ही इनको ये भी एहसास होने लगा कि ये जो BRI प्रोजेक्ट है, ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस गया है। तो तब से हिंदुस्तान को, इंसिडेंटली हमारे व्यूअर्स को बताना ठीक समझता हूं कि यही हम्बनटोटा कोई साल पहले एक बार हिंदुस्तान को ऑफर किया गया था, हम उसको रिजेक्ट कर दिए थे। वही हम्बनटोटा की वजह से और एयरपोर्ट की वजह से आज के दिन में इंडिया के बैकवर्ड इंडियन ओशन में चाइना का फुटप्रिंट बढ़ती जा रही है। क्या यह सिक्योरिटी, एक स्टेबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को बरकरार रखा जा सकता है? आंसर है नहीं, नहीं रखा जा सकता है। तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए? एक्शन वही लेना चाहिए जो अभी हिंदुस्तान और रशिया मिलके इसी एयरपोर्ट जिसको चाइना ने बनाया था और $290 मिलियन के करीब करीब था, इसका पेमेंट वो नहीं कर पा रहे हैं। बेल आउट बड़े मुश्किल से हुआ है। हिंदुस्तान ने $4.2 बिलियन विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड चाइना को सपोर्ट किए हैं
और बेल आउट पैकेज तब मिला है आईएमएफ से 2.9 के करीब करीब बिलियन डॉलर्स। और ये जो हम एयरपोर्ट को ले रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूं एज ए मिलिट्री मैन, क्यों ये हम्बनटोटा को इफेक्टिव बनाने के लिए ये एयरपोर्ट की जरूरत है, और चाइना के एक्टिविटीज के ऊपर निगाह रखने के लिए ये एयरपोर्ट की जरूरत है। इसीलिए जहां पे भी कोई नेवल एयरपोर्ट होता है, आसपास में कोई एक सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म होना निहायत आवश्यक है। सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म के लिए आपको एयर स्ट्रिप की जरूरत है। ये एयर स्ट्रिप उन्हीं नजरिए से बनाए गए थे, लेकिन भारत ने जब ये एहसास किया कि ये तो हिंदुस्तान के ऊपर काफी दबाव डालेगा, इसका फुटप्रिंट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, हम्बनटोटा टू एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट से लेके आप कोलंबो वाला पोर्ट, कोलंबो से फिर जाफना की तरह, जाफना के बाद वो एक छोटा सा आइलैंड अभी कावातीचू जो आया था जिसके बारे में चर्चा हो रहा था, ये धीरे 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 इंडियन बैकयार्ड जो है काफी ट्रबलसम हो जाएगा, राइवलरी बढ़ती जाएगी, एक नया फ्रंट खुल जाएगा। तो उसको रोकथाम करने के लिए एक अहम और पहला कदम चाइना को कंटेनमेंट करने के लिए इफेक्टिवली हिंदुस्तान ने सही कदम उठाया मेरे विचार के मुताबिक। मैं तो अभी का सरकार को जितना बधाई दें उतना ही कम। इसके साथ मैं तो ये सुझाव दूंगा कि सिर्फ एयर स्ट्रिप पे रोकना नहीं है, 99 ईयर्स का जरूर है लीज दिया गया है हम्बनटोटा पोर्ट को। हिंदुस्तान को कोशिश करके बाकी सारे देशों को जो लाइक माइंडेड नेशंस हैं उनको साथ में लेके ये हम्बनटोटा से चाइना को निकालना निहायत आवश्यक है। हाँ, ये भी इसी डायरेक्शन में मैं कह देना चाहता हूं कि एक टर्मिनल है जो हम्बनटोटा में जब बनाया गया है, बड़े काफी मेहनत और कोशिश करने के बाद जापान को अंदर लाया गया है, जापान ने कॉन्ट्रैक्ट जीता है और जापान इस टर्मिनल को बना रहा है। इसी तरह मैं ये सुझाव दूंगा, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसा साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, और बड़ी मात्रा में इन सारे देशों को लाके यूके को भी ला सकते हैं। ये धीरे धीरे चाइना को श्रीलंका से बाहर रखना निहायत आवश्यक है। बैक टू यू गायत्री। जी, बिल्कुल। सर एंथनी ब्लिंकन का यहाँ पर जाना स्पेशली जब हमारे यहाँ पे इलेक्शन है, आप कह रहे थे कि इलेक्शन से इसको कनेक्ट देखा जा सकता है। आपको क्या लगता है कि मतलब ये किस तरीके का है? और दोनों बाय द वे दोनों एक-दूसरे से लड़ते हैं क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ। जी, जहाँ चाइना वार्न कर रहा है यूएसए को, वहीं यूएसए वार्न कर रहा है चाइना को। मतलब दोनों बैठे हुए हैं, पर जो स्टेटमेंट्स आती हैं ऑफिशियल निकलने के बाद में, दोनों एक-दूसरे की तरफ गन्स उठाकर बैठे हुए हैं। जी। गायत्री बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, जियो पॉलिटिक्स में जो कोई फ्रेंड परमानेंट नहीं होता है, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट ही परमानेंट होता है। अब मेरे विचार के मुताबिक अमेरिका वो नहीं चाह रहा है जो अभी वो चाइना की वजह से वो झेल रहा है। कि एक समय था चाइना का मदद लेते हुए यूएसएसआर के खंडन की उन्होंने कोशिश किए थे और सक्सेसफुल हुए थे। वही चाइना को उन्होंने आउटसोर्स कर दिया, सारे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया। यूएसए नहीं चाह रहा है कि हिंदुस्तान को ऐसा सपोर्ट और प्रॉप अप किया जाए कि चाइना फ्यूचर चाइना ना बन जाए उनके लिए। कोई भी सुपर पावर आज के दिन में अपना सुप्रीमेसी और अथॉरिटी को खोना नहीं चाहेगा। अमेरिका कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो भी चाहेंगे कि वो सुपर पावर की जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको बरकरार रखें और सुपर पावर एटर्नली रहे। हालांकि वी ऑल नो कि इट इज अ डिक्लाइनिंग पावर, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये कोई भी सुपर पावर का जो एम और ऑब्जेक्टिव अपने आप को, अपना पोजीशन और अथॉरिटी को लूज करना नहीं चाहेगा। साथ ही चाइना हमारा एक ज्योग्राफिकली कॉन्टिग्यूअस एक एडवर्सरी है, उसको हम झेल रहे हैं। आने वाले समय में खुदा ना खास्ता कहीं अगर कुछ दंगा हो जाता है, स्कर्मिश हो जाता है, लड़ाई होती है, ये लड़ाई हो सकता है कि ये जो एक्सटेंडेड जो बॉर्डर है हमारा 3488 किलोमीटर, 4 साल से अभी 3 साल से ज्यादा समय हो गया है, एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ चल रहा है अभी। हो सकता है इसी एरिया में हो जाए, हो सकता है और कोई एरिया में हो जाए, जैसे कि आइलैंड टेरिटरी हमारे 1400 के करीब करीब आइलैंड टेरिटरी है, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए चाइना भी चाह रहा है कि हिंदुस्तान जो एक रीजनल हेगीमोनी के जरिए से इसको सप्रेस किया जाए, उसको दबाव के नीचे डाल के ये एक रीजनल पावर बने और 2049 तक उसका जो एक सपना है कि विश्व का एक ग्लोबल पावर बने और ताकि यूएसए को वो चुनौती दे सके। ये अपना मिडिल किंगडम कॉन्सेप्ट को वो रिवाइव करना चाह रहे हैं। सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन जो उन्होंने सफर किया है उसको वो रिडीम करना चाह रहे हैं।
उसको करने के लिए उनके सोच विचार के मुताबिक और जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि बाकी सबको काबू में ले सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, इसको उनके नीचे काबू लेना एज ए इक्वल पार्टनर ये नामुमकिन है। तो एक ही तरीका है कि उसको स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट से जरिए उसको घेर डालें और दबाव इस तरफ डालें जिस तरफ वो मालदीव्स में किया है, इंडिया आउट, बांग्लादेश में शुरू हो गया है इंडिया आउट, हो सकता है आने वाले समय में नेपाल में ये सुनने में मिलेगा। अभी भूटान के अंदर वो हाथ पैर मार रहे हैं किसी भी तरह घुसने के लिए, कोई भी P5 कंट्रीज का वहां पे डिप्लोमेटिक मिशन नहीं है। लेकिन चाइना, जो खबर मेरे पास आ रहे हैं, ये बहुत कोशिश कर रहा है भूटान के अंदर घुसने के लिए। म्यांमार में हमें पता है परिस्थिति क्या है। ये सारे जो सिचुएशन ये क्रिएट किए गए हैं ताकि इंडिया का एक्ट इस पॉलिसी को नाकारा किया जा सकता है। हमारा 1700 किलोमीटर की जो रोड है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल रोड, 70% कंप्लीट हो चुका है। मैं तो सुझाव यही दूंगा कि बाकी 30% का चाहे कम वोट में, रिगार्डलेस ऑफ द इवेंट्स विच आर अनफोल्डिंग इन म्यांमार, इसको कंप्लीट करना चाहिए। साउथ ईस्ट एशिया में जो पेनिट्रेट किया है चाइना, उसको कंटेन सक्सेसफुली और इफेक्टिवली करना निहाती आवश्यक है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो ट्रेड 90 to 95% मैरीटाइम से जाता है, 55% ट्रेड हमारा साउथ चाइना सी, ये मलाक्का स्ट्रेट, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ चाइना सी से जाता है वेस्ट पैसिफिक की तरह। इसीलिए मैं तो ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी सरकार का अभी जो इलेक्शन चल रहा है, यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण इवेंट है और ये हिंदुस्तान को अगर बैक टू पावर आता है तो ये सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस, सॉरी सर यहाँ पे मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा मोर देन यूएस इनफैक्ट मुझे अलाई की तरह नजर आ रहा है पहली बार, और चाइना इसमें इंटरफेयर ज्यादा कर रहा है। श्रीलंका, अपार्ट फ्रॉम दैट, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चाइना पूरा घेरने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं आई थिंक इनफैक्ट यूएस उतना नहीं है जितना इस वक्त प्रॉब्लम चाइना कर रहा है। और हमारे यहाँ पर एक शहजादे हैं जो वहां से गठबंधन भी कर आए हैं। जी बिल्कुल गायत्री, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाइना का वही मुद्दा है कि जब तक वो रीजनल पावर सब नहीं हो पाएगा, तब तक ग्लोबल पावर होके असर्ट करना बहुत मुश्किल होगा। तो रीजनल पावर में सबसे बड़ा एक चैलेंज आ रहा है इंडिया। और इंडिया को काबू, आप BRI की बात करिए या NSG की बात करिए, इंडिया की तरफ से द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जहां पे चाइना ने इनकार कर दिया था, USA की मदद से हम उसको हासिल किए हैं, या टेररिस्ट को ब्लैकलिस्टिंग की बात करिए, कहीं ना कहीं हर समय में चाइना एक अड़ंगना डालते रहता है और रुकावट पैदा करता है हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी में। और ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि ये हिंदुस्तान को एक इक्वल पार्टनर की तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अगर वो इक्वल पार्टनर की तरह करेगा तो ये मल्टीलैटरलिज्म का जो पॉलीसेंट्रिक जो सर उठा के उभर के अभी निकल रहे हैं, रशिया एक तरफ, चाइना एक, हिंदुस्तान एक आ गया, सऊदी अरेबिया अभी वो निकल रहा है, ईरान अभी नया चुनौती दे रहे हैं। ये नए नए देश जो है अपना सर निकाल के उभर के आएंगे। मल्टीलैटरलिज्म में बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी और कंफ्यूजन होगा। मैं तो यही कहूंगा, आज के दिन में विश्व में हिंदुस्तान जिस रफ्तार और रेट ऑफ ग्रोथ दिखा रहा है, एक ब्राइट स्पॉट है, स्वीटर स्पॉट इकोनॉमिकली, और इसी के साथ मिलिट्री माइट और जो डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी उन्होंने दिखाया G20 और उसके बाद, और जो पैंडेमिक में आप देखिए करीब करीब उन्होंने 26 करोड़ वैक्सीनेशन जो है पूरा विश्व में 100 देशों से ज्यादा को उन्होंने बांटा है। तो इस किस्म की देश जो है बहुत कम दिखने में मिलेंगे, और हिंदुस्तान का एक क्रेडिबिलिटी और पहचान एक नए किस्म की ये उभर के बाहर के आ रहा है, जो पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का काबिलियत दिखाया है। मैं तो कहूंगा ये एक लीडरशिप रोल है नरेंद्र मोदी साहब के समय में। आज के दिन में जिन जिनपिंग इसी चीज से वो डर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उनको ओवरशैडो तो नहीं कर लेगा। बैक टू गायत्री। जी सर, एक चीज और है जो जो मतलब मुझे आपसे जानने को मिली, और भी बहुत सारे गेस्ट इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि यूएस की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे और आर्म्स की इंडस्ट्रीज भी जो हैं, वो इस वक्त भारत से पैसा चाहती हैं, भारत के साथ एसोसिएशन चाहती हैं, भारत में एंट्री चाहती हैं। नाउ सिंस क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो 26 दूल्हों की बारात है, और
एक दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए उनकी कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए भी। तो कहीं ना कहीं वो बेट अब मोदी जी पर फिक्स कर चुके हैं। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि एंटनी ब्लिंकन इज टेलिंग शी जिनपिंग टू शट अप एंड कीप एंड लेट द इलेक्शंस गेट ओवर। प्लस उसके साथ जो दूसरी चीज जो मुझे सुनने में आ रही है कि डीप स्टेट is not in favor of China anymore, but in favor of India for the reasons because this is the market now, and China is done and dusted. China has in fact misused it during the Corona times. How true or false, sir? Your point of view. जी गायत्री, बहुत बढ़िया पॉइंट आप रेज किए हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज के दिन में अगर विश्व में देखेंगे, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास पॉपुलेशन हिंदुस्तान में है। 867 मिलियन पॉपुलेशन। मिडिल क्लास भी तीन किस्म के होते हैं अलग अलग। उसका अगर आप वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन, यूएन का डेफिनेशन के मुताबिक जाएंगे, 1.91 से ज्यादा, $10, 10 to $20, 20 to $50, 50 से ऊपर, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन आप लेते हैं। ये करीब 867 मिलियन। पैंडेमिक के टाइम में 32 मिलियन कम हो गए थे, लेकिन फिर भी ये काफी काफी हाई परसेंटेज है। आपको ओपन डोमेन में अलग अलग जगह अलग अलग परसेंटेज और फिगर्स मिलेंगे। एक फिगर ये भी मिलेगा 466, 466, 467 के आसपास मिलियन पीपल हैं वो। 466 जो है अमेरिका से ज्यादा पॉपुलेशन है। आप देखिए, ये जो बाइंग कैपेबिलिटी है, डोमेस्टिक कंजप्शन इतना हाई है, सब इसको एक अट्रैक्टिव, एक किस्म का अट्रैक्शन मानते हैं, जो सारे मार्केट्स को खींच के ले आ रहा है। पैंडेमिक के बाद जब देखा गया कि सप्लाई चेन डिसरप्शन बुरी तरह हो रहा है, कि सिर्फ एक ही देश के ऊपर सभी ने अपना कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट डिपोज किया था पिछले 40 साल से, चाइना ने उसको मिसयूज किया, उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाया, और डबल स्टैंडर्ड दिखाते हुए, लैक ऑफ ऑनेस्टी, लैक ऑफ इंटीग्रिटी की वजह से बहुत सारे कंपनीज हैं, मेरे रिसर्च के मुताबिक अराउंड 1600 कंपनीज हैव स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ चाइना, जिसको हम चाइना वन पॉलिसी के नीचे हम स्टडी करते हैं। चाइना वन पॉलिसी वो कहता है कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज indifference in aptitude and attitude of China and lack of working environment, business lack of compatible business environment in China, they have started moving out to countries in Southeast Asia and South Asia, particularly Hindustan, Bangladesh, Indonesia, Vietnam। अगर ये आप देखेंगे, मलेशिया में कुछ कुछ अभी जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर इंडिया की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज होता है, पैसा डालने से पहले सबसे अहम चीज को नजर डालते हैं, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, क्या इनका पॉलिसी का कोई कंटिन्यूटी है, या चेंज होते रहता है हर 1 साल 2 साल के बाद, या कोई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लोगों की बातें सुनते कि नहीं, या गवर्नेंस स्टाइल क्या है। आज आप देखिए, पीपल्स मैंडेट, आप इलेक्शन से लेके डिलीवरी तक जो जो आज के गवर्नमेंट, भारत सरकार ने कमिटमेंट दिया है मैंडेट के मुताबिक, आर्टिकल 370 की बात करिए, या राम मंदिर की बात करिए, या आप ट्रिपल तलाक की बात करिए, या डिजिटल डोमिनेंस आज के दिन में जो बात करते हैं, हर एक चीज में प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो है नरेंद्र मोदी लीडरशिप के नीचे उन्होंने काफी सफलतापूर्वक हासिल किए हैं। और साथ ही ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आज के दिन में चाइना बुरी तरह हाथ पैर मार के कोशिश कर रहा है डी डॉलराइजेशन की तरह, यूनान को एक इंटरनेशनल करेंसी के तरह उसको बढ़ाने के लिए। ये आप अगर देखेंगे, कोई साल पहले डॉलर का डोमिनेंस इंटरनेशनल मार्केट में 89% हुआ करता था, आज के दिन में ये 59% होके 54 तक चला गया था, धीरे धीरे बढ़ के ये 55 56 तक आने लगा है। जो इकोनॉमिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट, वो कहते हैं कोई भी इंटरनेशनल करेंसी अगर 50% से कम उसका डोमिनेंस कम हो जाता है, आप मान के चलिए वो ना कि बराबर हो जाता है। 3 करेंसीज हैं जो डोमिनेंट है, एक है डॉलर, दूसरा यूरो, और तीसरा जापानीज का जो येन। इसके अलावा जो युआन के लिए ये प्रयास चला रहे हैं, ब्रिक का 5 मेंबर थे, 5 और जोड़ गए हैं, 10 हो गए हैं, 10 और जोड़ने के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो नंबर बढ़ती जा रही है। ब्रिक्स बहुत हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं नए करेंसी लाने के लिए, लेकिन ये इतना जल्दी, ये 25-50 साल से पहले इतना जल्दी ये आना नामुमकिन है मेरे असेसमेंट के मुताबिक। कोशिश करते रहेंगे, लेकिन साथ ही एक मैसेज भी ब्लिंकन साहब देने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया, यू मेंड योर वेज,
you behave yourself. Taiwan cannot be forcibly captured or occupied. अगर willingly, without any violence, अगर वो willingly accept कर रहे हैं, so be it. यूक्रेन का लड़ाई को आप सपोर्ट करना बंद करिए, रशिया को डोंट सपोर्ट. आज जो हमास और इजराइल के बीच में चल रहा है, इसमें भी चाइना का हाथ है, लेकिन बाहर कोई उभर के डिस्कस नहीं कर रहा है. ईरान इनफैक्ट ईरान में भी जी ईरान अकेला हमास को सपोर्ट करते हुए, मैं ये कहूंगा कोई भी कन्वेंशनल फोर्स आज के दिन में विश्व में नहीं है जो 630 से लेके 655 तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ब्लैकआउट करके वो हमला किए थे. हमास ने कितना, करीब 15 माइल अंदर, 24 किलोमीटर अंदर जाके आईडीएफ हेडक्वार्टर, बाय 3 डायमेंशंस, फ्रॉम सी, फ्रॉम एयर, फ्रॉम लैंड. ये कोई नॉन स्टेट एक्टर का कोई काबिलियत अभी तक एज ए मिलिट्री जनरल मैंने कहीं ना पढ़ा है ना सुना है. ये पहली बार उन्होंने इस तरफ किया है. क्या ये नॉन स्टेट एक्टर हमास का काबिलियत था? मेरे विचार के मुताबिक ईरान alone cannot do it until unless supported by China, because it is stinking of technology richness, टेक्नोलॉजी सुप्रीमेसी, और जो हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज किए गए हैं, ये चाइना के बिना सपोर्ट ये नहीं किया जा सकता. एलिफेंट इन द रूम इज चाइना. सो देयरफॉर इट्स अ मैसेज बीइंग गिवन टू हिम कि इनफ इज इनफ, behave yourself, stop expansionist attitude or aggressive attitude in the Taiwan Strait, and also stop supporting Russia. And will by and by, now the ship has started stabilizing. We have started reconnecting with the military to military. In times ahead, we'll improve our relation. We'll look into all the aspects. इसी मैसेज के साथ ब्लिंकन आए हैं, चाहे आप उसको थप्पड़ बोलिए या एक प्लेजेंट मैसेज टू करेक्ट वन सेल्फ फॉर अ बेटर इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर, जो कि आज के दिन में निहाती आवश्यक है. साउथ चाइना का मेन प्रॉब्लम क्या है? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन. हिंदुस्तान के जहाज जो जा रहे हैं, इसको कोई भी ये रोक सकता है. जैसे कि यहाँ पे सोमालिया पायरेसी हो रही है रेड सी में, वहां पे चाइना का जहाज आके आपको रोक सकते हैं. आपका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नहीं होगा. जब 55% ट्रेड आपकी मूव हो रहा है, तो अगर रुक जाता है, ऑब्वियसली इट विल इम्पिंच ऑन द फॉरेक्स रिजर्व एंड द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया. सर, गिवन अ चॉइस, हमें किसकी तरफ पार्टनरशिप, बिकॉज मैंने देखा है कि पिछले कुछ टाइम से शी जिनपिंग इज ऑल्सो गेटिंग सॉफ्ट. वो भी थोड़ा सा टोन डाउन कर रहे हैं, चाहे वो उनका अपना डोमेस्टिक प्रेशर हो, फाइनेंशियल प्रेशर हो, लोगों का प्रेशर हो, क्योंकि उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स कम नहीं है. तो जो वो एंटी इंडिया स्टैंड लेकर चलते थे अभी तक, उसमें बहुत टोन डाउन हुआ है, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ. हाँ, वो अलग बात है, वो अपने ऑफिसर्स को 2-4 को ऐसे उठा के फेंक देते हैं बिल्डिंग के नीचे, वो कोई बड़ी बात नहीं है. वो ऑब्वियसली अपना उनका प्रॉब्लम चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं पर्जिंग. बट ही हैज टोन डाउन, and US is also looking to come towards India. If given a choice between the two, who do you think is a better partner for India in the long run? Quick answer, Gayatri, very good observation. I must compliment you. इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कोई परमानेंट फ्रेंड होना ठीक नहीं है. एक ही परमानेंट फ्रेंड होना है, वो हिंदुस्तान का इंटरेस्ट क्या है. हिंदुस्तान का इंटरेस्ट है 2047 तक हमें एक ग्लोबल पावर बनाना है, हमारे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना है, लाइफस्टाइल चेंज होनी चाहिए फॉर अ बेटर फ्यूचर. Okay, this is what a better India should be. A nation who will be not only heard and respected, but also the credibility will also be acknowledged by one and all. And our philosophy, we do not make glib statements like Vasudhaiva Kutumbakam. It is there in our culture. Our culture says कि one earth, one family, one future. जो G20 का मोटो था, सबको साथ में लेना है, सबके साथ, सबके विकास, सबके प्रयास. मैं तो ये कहूंगा, यही विचार के साथ अमेरिका नहीं चाह रहा है कि हिंदुस्तान को इतना सपोर्ट ना किया जाए ताकि कल वो चाइना बन जाए, एक चुनौती हो जाए. चाइना भी चाह रहा है, एक उनका स्टडी टीम, वन ऑफ द थिंक टैंक्स इन चाइना हैज प्रोड्यूस्ड दिस पेपर जिसकी आप कह रहे हैं. एक व्हाइट पेपर बना है चाइना के अंदर. उन्होंने स्ट्रांगली रेकमेंड किया है कि अगर आपको ग्लोबल पावर का ड्रीम है, रिजुविनेशन ऑफ मिडिल किंगडम का करना, हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप रिडेम्पशन ऑफ योर सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन करना, अचीव करना चाह रहे हैं, एक ही रास्ता है, आपको हिंदुस्तान को साथ में लेके चलना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि
जिस रफ्तार से हिंदुस्तान का इकोनॉमी बढ़ रही है और पीपल का जो इन्वॉल्वमेंट है, इट इज अ पीपल्स डेमोक्रेसी, और जिस किस्म की ग्लोबल सपोर्ट हमें मिलते जा रहा है, आप उसको साइड लाइन करके आगे की तरह नहीं जा सकते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज गायत्री में यहीं पर हाईलाइट करना चाहता हूं, चाइना को अगर ग्लोबल पावर बनना है, इसका इकोनॉमी को डबल डिजिट और ऊपर परसेंटेज पे ग्रोथ अचीव करना निहायती आवश्यक है। हम सबको पता है 30 साल का डबल डिजिट रेट ऑफ ग्रोथ की वजह से उसका जो पीपल हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, 877 मिलियन पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, 30 से 40 साल के अंदर दे हैव मैनेज टू लिफ्ट देम अप फ्रॉम बिलो द पॉवर्टी लाइन। लेकिन इसको वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे जब तक उनका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी डज नॉट टच और गो बियॉन्ड फिगर ऑफ डबल डिजिट। आज के दिन में बड़े मुश्किल से 5% का टारगेट है, लेकिन अचीव कर पाया है 3.9 या समथिंग, 4%, 4.5 के पास आसपास है। इसको जब तक वो बढ़ावा नहीं देंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसको बढ़ावा देने के लिए एक चीज की जरूरत है, बहुत सारे हैं लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज वो है एनर्जी सिक्योरिटी। Energy security, 83% of energy of China, it passes through the sea lanes of communication. और ये सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन अब पर्शियन गल्फ से लेके मलाक्का स्ट्रेट और उसके बाद साउथ चाइना सी होते हुए ईस्ट चाइना सी तक, ये जो डिस्टेंस है ये करीब 14 से 21 दिन का टाइम लगता है। 14 से 21 दिन के टाइम में ये कहीं पे भी 9 चोक पॉइंट्स हैं। देयर आर 9 चोक पॉइंट्स इन द इंडियन ओशन रीजन एंड इंक्लूडिंग मेडिटेरेनियन एंड सुएज कैनाल। कोई भी चोक पॉइंट में कोई भी देश का मिलिट्री प्रेजेंस की वजह से आप रोकथाम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान और जो मालदीव्स के बीच में एक मिनिकॉय आइलैंड है हिंदुस्तान का। कुछ महीने पहले मिनिकॉय आइलैंड में जटायु बोल के एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो वहां एक लॉन्च पैड अगर बनाते हैं तो 9 डिग्री चैनल, ये चैनल है मालदीव्स, अपना लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, ये 9 डिग्री चैनल है। इसके बीच में से 70 to 80% ऑफ द कंटेनर्स एंड शिपमेंट्स इन द वर्ल्ड पास थ्रू दिस पर्टिकुलर चैनल। अगर इसको हम हिंदुस्तान रोक लेता है तो चाइना का 83% एनर्जी सिक्योरिटी यहीं पे फट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मलाक्का स्ट्रेट, मलाक्का डायलेमा, इसलिए चाइना समझता है। तो ये जब तक उनका गारंटीड सप्लाई नहीं होता है या जब तक रिन्यूएबल एनर्जी ये पैदा नहीं करते हैं या न्यूक्लियर एनर्जी पे टोटल शिफ्ट नहीं हो जाते हैं, जो कि करीब 100 साल से ज्यादा समय लगेगा, तो मेरे ख्याल से दे हैव टू रिमेन एब्सोल्युटली डिपेंडेंट एंड कीप इंडिया ऑन टू देयर साइड। अगर इंडिया को अपने तरफ नहीं रखेंगे, छेड़ाखानी इस तरफ करते रहेंगे जैसे म्यांमार में हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, या और भी जगह जगह बहुत सारे एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ चल रहा है, इसके वजह से मेरे ख्याल से हिंदुस्तान हैज गॉट ग्रेटर एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग मोर ट्रबल फॉर चाइना देन चाइना क्रिएटिंग ट्रबल फॉर इंडिया। बैक टू गायत्री। Yes, sir. So with that, I think China had its own fun. यूएस के साथ में दे अलाइंड, उन्होंने 30-40 साल किसिंजर के बाद में खूब मजे किए, खूब ग्रोथ की, इतनी ग्रोथ की कि कैंसर स्पॉट्स भी बन गए हैं ईस्टर्न साइड पे जहां पर इनका बिजनेस एरियाज हैं, समथिंग इन पैरेलल टू व्हाट इज हैपनिंग इन पंजाब टुडे। चाइना उनसे बहुत आगे है फॉर दैट मैटर, क्योंकि दे हैव एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेज बियॉन्ड लिमिट्स। But coming to USA going and thrashing China over Russia's this thing, overstepping its line, over the deep state investments, elections, and many other stuff. ये समझ में आ रहा है कि across the world, China has become a nation which is not being liked across the world, especially after Corona. और जैसा भी सर आपने भी बताया ना, ऑफ द रिकॉर्ड भी आप बात कर रहे थे कि व्हाइट पेपर में, यूएस के व्हाइट पेपर में the number one enemy is USA. While USA wants to keep India with its क्या बोलते हैं, friendly partners या trade partners, investment partners. So I'm quite happy कि at least there are certain positive developments because we need to have more allies and friends as the world proceeds and as we are on the path to become superpower. It is time, but at least we are on the right track. Sir, your final comments. जी सर।
यू हैव पुट योर फिंगर ऑन द राइट पॉइंट एंड इसी इंडिया ने बहुत सारे 1947 के बाद करीब करीब जब तक हमारा न्यूक्लियर डिवाइस अंडरग्राउंड डिवाइस सक्सेसफुली ट्रायल नहीं हुआ 1998 तक, ये एक किस्म का यूएसए के साथ एक रिग्रेसिव फेज ऑफ रिलेशनशिप था, रिग्रेसिव। लेकिन 98 के बाद सैंक्शन के बावजूद 2000 2002 उसके बाद 2024 तक मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये एक प्रोग्रेसिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग रिलेशनशिप ये शुरू हो गया है। और इस किस्म की एग्रीमेंट यूएसए के साथ हुआ है, चाहे आप बेका के बारे में बताइए, कोस्मॉस के बारे में बताइए, इस किस्म की गायत्री ऐसा ऐसा एग्रीमेंट साइन हुए हैं हिंदुस्तान के साथ जो नाटो एलाई को एक साथ भी नहीं हुआ है। ए प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल पे वो ना टेक्नोलॉजी ना उनको जानकारी देते हैं, इंफॉर्मेशन तो शेयर होता है हर एक देश के साथ, लेकिन इस किस्म की कमिटमेंट उन्होंने दिए हैं। आप भी थोड़ा गहराई में जाएंगे, आप भी पढ़ के बड़े ताजुब हो जाएंगे, अरे यार हिंदुस्तान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो इसी के साथ अभी हाल ही एक साल, पिछले एक साल नरेंद्र मोदी साहब का विजिट के बाद जो आप जी इंजन के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन के बारे में जनरल मोटर्स का, या आप ये जो AQ-9 का जो प्रेडेटर जो ड्रोन के बारे में बात करते हैं, या आप M777 जो गन सिस्टम, एक समय था अमेरिका इसको देने के लिए तैयार ही नहीं था, आज के दिन में खुलेआम ये बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट्स प्लस द लॉजिस्टिक बेसिस जो हमारे बने हैं, लेओसा जो बना हुआ है यूएसए, हमारा हिंदुस्तान के चाहे हवाई जहाज हो या आपके मेरीन का कोई फ्लीट हो, उनके बेस में जाके लॉजिस्टिक रिप्लेनिशमेंट किया जा सकता है, बिलेटिंग फैसिलिटी दिया जा सकता है, राशन पानी सब कुछ रिप्लेनिश किया जा सकता है। इसी तरह उनके भी आके हमारे साथ कर सकते हैं जॉइंट ट्रेनिंग। आप देखिए जॉइंट ट्रेनिंग पहले ये एक सपना, एक ड्रीम हुआ करता था, पाइप ड्रीम। आज के दिन में जॉइंट ट्रेनिंग नॉर्दर्न बॉर्डर के साथ नहीं बल्कि अलग अलग जगह वो होने लगे हैं। मालाबार एक्सरसाइज, उसमें आप कोर के मेंबर हो। अभी ये भी सुनने मिला है कि कोर के मेंबर के अलावा ऑकस ऑकस में हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए काफी इंटेंस डिलिबरेशन चल रही है। ऑकस मीन्स मिलिट्री अलायंस, टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर हो सकता है इसके ऊपर। तो ये सारी चीजें जो हो रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा ये एक बहुत बढ़िया जबरदस्त एक पहलू है अंतरराष्ट्रीय रिलेशनशिप। चेंजिंग जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए हमें डायरेक्टली किसी के कैंप पे सीधा जाना सही नहीं होगा। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो अपनाया है हिंदुस्तान, इसी तरह मल्टीलैटरलिज्म को बरकरार रखते हुए जब हमें चाहिए, जो देश के साथ हमारा नेशनल इंटरेस्ट की जो रिक्वायरमेंट जो फुलफिल हो सकता है, उसी देश के साथ रिश्ता बढ़ाना निहायत आवश्यक है, जो कि अभी कर रहा है सरकार। इसी तरह चाइना के साथ अगर कोई थोड़ा सा काम डाउन होता है, तनाव में कमी आती है, मैं तो ये कहूंगा चाइना के साथ सबसे पहला हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेना ठीक रहेगा। आने वाले समय में ये चाइना के फायदा के लिए है, हमारा फायदा के लिए। और यहीं पे भी मैं कह देना चाहता हूं, एक सैनिक होने के नाते गिलगिट बाल्टिस्तान हमेशा हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड JNK भी हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना के जो एक दखल अंदाज करने की कोशिश किया है चाइना ने, ये जितना जल्दी उसको रियलाइज कर लेगा उतना ही अच्छा है। उसको विड्रॉ कर ले और हिंदुस्तान के हवाला कर ले, उसके बाद हिंदुस्तान विचार करेगा कि करना क्या है, चाइना के साथ एग्रीमेंट करे या ना करे। ये मेरा पर्सनल विचार है। और जो शक्शकम वैली जो पाकिस्तान ने सीड किया था, ये भी JNK का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड JNK का एक हिस्सा है। 5280 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, पानी का सोर्स है, ये भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसको भी लेना निहायत आवश्यक है। कैलाश जो मानसरोवर है, इसके नीचे बेस में मिंसर है, वहां पे हमारा एक छोटा सा कॉन्सुलेट जनरल हुआ करता था जब अनडिवाइडेड ब्रिटिश एम्पायर हुआ करता था। काशगर, आप जाइडुल्ला, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, होना चाहिए हमारे। वहां पे 3 मिलिट्री कैंप्स होते थे, यारतोंग, सिगात्से एंड गारतोक, ये चाइना के एरिया में करीब 200-250 किलोमीटर अंदर। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बॉर्डर आप चाहे एज इज वेरेज बेसिस हो या कोई समझौता करके इसको स्टेबलाइज करें, इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर करें, और ये जो घुसपैठ की आप प्रयास कर रहे हो इसको बंद करें। और ये जो ड्रामा कर रहे हो मणिपुर में या म्यांमार में, इसको भी आप बंद करिए। हिंदुस्तान का एक्ट ईस्ट पॉलिसी
हमारे लिए जितना फायदा है उससे ज्यादा चाइना के लिए फायदा होगा. Time will tell. So allow us, let's go ahead, let's implement our Act East policy. Let's also become a fair contender, a participant in global competition of economy in Southeast Asia and beyond that. Thank you, जी, Gayatri. जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है. अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. Thank you. Thank you, Gayatri, for a wonderful time. Thank you so much.